दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। तो चलिए आज हम इकोनॉमिक्स का जो क्लास 12 का मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर था, आज मैं उसके आपको आंसर की बताने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले चलिए ये देखिए, ये पूरा आपका 80 मार्क्स का पेपर रहा था। ठीक है, तो 80 मार्क्स का ये पेपर था। तो अब आगे चलते हैं इसमें, एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, जो कि आपका समष्टि अर्थशास्त्र था, जो कि पूरा 40 मार्क्स का आपका आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर शुद्ध मूल्य वृद्धि एनवीएमपी का मान ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य का सकल मूल्य वृद्धि जीवीएमपी में क्या होना चाहिए। मतलब कि अगर हम जीवीएमपी से एनवीएमपी पर जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको पता है कि जब हम जीवीएमपी पर जाते हैं, एक मिनट, जब हम जीवीएमपी पर जाते हैं तो हमें एनवीएमपी पर जाने के लिए हमें ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सब इसका आंसर डेप्रिसिएशन माइनस होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहचान के निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो वो बताना है जो सार्वजनिक वस्तु नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ऐसी नदी का बांध का निर्माण जो अक्सर बाढ़ का सामना करती है। तो ये तो होगा। अब आगे है सेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जो मिलिट्री फोर्स हमें सेवाएं प्रदान करती है, हमारी रक्षा करती है, तो ये भी तो सार्वजनिक रूप से करती है। किसी व्यक्ति द्वारा रेलवे टिकट की खरीद। अगला है किसी शहर की नगरपालिका द्वारा स्थापित स्ट्रीट लाइट। तो ये भी एंड ये तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब आगे चलते हैं। आपका एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन देखिए क्या कहा रहा है, ये देखिए कथन ए क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए किस देश का केंद्रीय बैंक नकद आरक्षित अनुपात बढ़ा सकता है। तो अब कारण कह रहा है, सरकार खुले बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर आपूर्ति बढ़ा सकती है। तो इसका आंसर जो है, तो ये तो गलत है, क्योंकि नकद आरक्षित अनुपात से आप मनी जो की सप्लाई है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, पर ये आंसर जो है आपका सेकंड का कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पे। केंद्रीय बजट 2030 से 24 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सरकार की कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर कुल व्यय क्रमशः 20 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ अनुमानित है। इसलिए डैश घाटे का मूल्य 25 लाख करोड़ होगा। तो आपको सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो सरकार की कुल प्राप्तियाँ, तो ये हमारा TR है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे ये देखिए ज़रा, ये हमारा है TE और TR TE में माइनस हम लोन करते हैं। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, हमारा बनता है राजकोषीय व्यय, यानी कि फिक्सल वाला। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। तो हमारा आंसर नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। तो क्या कह रहा है, विदेशी सहायता सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, अगला कथन कहता है विनिवेश से सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ सकती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि
बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, अब अगला 6th क्वेश्चन हम चलते हैं। तो इसमें कहा है कि भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। तो भारत का सामान्य निवासी हम किसे नहीं मानते? तो आपको पता होगा सामान्य निवासी किसे कहा जाता है। सामान्य निवासी वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा हमारे भारत में या किसी भी देश में रह रहा हो और उसे भारत की आर्थिक रुचि में इंटरेस्ट हो, ठीक है, और जो वो भी आर्थिक प्रगति कर रहा हो वो भारत के हिसाब से कर रहा हो। तो सबसे पहला है नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यरत एक भारतीय नागरिक, तो ये भी हो जाएगा। चीन में भारतीय दूतावास में कार्यरत एक भारतीय अधिकारी, ये भी हो जाएगा। एक भारतीय राजनयिक शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा का दौरा कर रहे, ये भी हो जाएगा। न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिकी कंपनी में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत एक भारतीय, तो मतलब कि न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिका की कंपनी है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे एक भारतीय 1 साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रहा है, तो ये हमारा भारत का सामान्य निवासी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अभिकथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है अभिकथन, शेयरों और ब्रांडों की बिक्री और खरीद पर बैकरोज को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। कारण क्या कहता है, क्योंकि बैकरोज उत्पादक सेवाएं प्रदान करने के लिए दलालों को दिए जाने वाला भुगतान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। कौन सी मध्यवर्ती वस्तु नहीं है उसे बचाना है। तो ऑप्शन ए बिक्री के उद्देश्य से किराने की दुकान में चावल, तो मतलब ये भी है क्योंकि बिक्री के उद्देश्य से चावल दुकान में है। एक रेस्टोरेंट द्वारा किराने की दुकान से खरीदा गया चावल, तो रेस्टोरेंट के लिए चावल खरीदा जा रहा है, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है। घर पर खीर बनाने के लिए एक परिवार द्वारा खरीदा गया चावल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को कंज्यूम करता है तो वो उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक पिक्चर गिवन है आपको, इसको देख के बताना है कि ये क्या बता रहा है। तो दोहरी गणना की समस्या नहीं, साख सृजन नहीं, आय का चक्रीय प्रवाह नहीं, ये दिखा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली को। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 आपकी मैचिंग दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ऋण नियंत्रण का मात्रात्मक साधन है, यानी कि जो मात्रात्मक साधन है ऋण का, तो वो होएगा आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब है मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक आपका है मनी मल्टीप्लायर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अब आपका है सी ऋण नियंत्रण का गुणात्मक साधन, तो है ये आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, मुद्रा आपूर्ति का घटक, तो क्या है करेंसी, तो ऑप्शन ये देखिए ए का 3rd, तो ये आपका आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था। ठीक है, चलिए अब आगे इंडियन इकोनॉमिक्स में मैं आपको MCQ बता देती हूँ। ये देखिए ये आ गया। अब हमारा जो सेक्शन बी है ये भी आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ना ब्लर है तो आप प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, सबसे पहला कथन क्या कहता है, ब्रिटिश नीतियाँ भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे है कथन सेकंड क्या कहता है, भारतीयों के व्यापक हित में ब्रिटिश शासकों ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। तो भारतीयों के व्यापक हित के लिए ब्रिटिशर्स ने कार्य नहीं किया था, तो आपका कथन रॉन्ग हो जाएगा।
तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सत्य है और कथन 2 असत्य है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 पर। यह अभिकथन कारण वाला आपका क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन क्या कहता है, मानव पूंजी में निवेश के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लेने से सूचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब सूचना जो है मानव पूंजी निवेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब कारण क्या पूछा है, व्यक्ति श्रम बाजार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेश करता है। तो ये भी आपका सूचना से रिलेटेड और ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन ए की सही व्याख्या है, आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन ये ए है, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत एक अच्छी तरह से संरचित ग्रामीण प्रणाली तैयार की गई। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आगे है, भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में बहु एजेंसीय संस्थाओं का एक समूह शामिल है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन सी जो कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारी और भूमि विकास के बैंक भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऑप्शन डी देखिए जो कह रहा है, भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली भारतीय स्टेट बैंक के मार्गदर्शन निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत काम करती है। तो ये जो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक के मार्गदर्शन पर कोई भी बैंक प्रणाली काम नहीं करती है। ठीक है। तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो बताना था ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत की नीति निर्माण में पहली पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। तो कितने वर्षों के लिए जोर दिया गया था, 7 वर्षों के लिए। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक विशिष्ट फसल के बजाय विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन डैश का विविधीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कृषि उत्पादन विविधीकरण। ठीक है। अब आपका कथन वाला एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कथन एक कहता है, भारतीय खाद्य निगम बाजार तंत्र में सुधार के उपाय के रूप में गेहूं चावल का बफर स्टॉक बनाए रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन का हमारा क्या कहता है, कथन किसान के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य लगाया जाएगा, MSP क्या लगाया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार के अवसरों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, अथवा आर्थिक भाषा में ऐसी स्थिति को डैश समृद्धि कहा जाता है, जिसमें आपकी जीडीपी में तो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है बच्चों, पर आपकी जो रोजगार के अवसरों में जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा रोजगारहीन समृद्धि। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन 25 अभिकथन और कारण वाला है। तो देखिए सबसे पहला अभिकथन क्या कहता है, परमिट लाइसेंस राशि के अत्यधिक विनिमय से ने कुछ निजी फार्म को अधिक कुशल बनाने से रोका। तो ये बिल्कुल सही बात कही है। कारण है क्योंकि निजी क्षेत्र में उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने की बजाय लाइसेंस प्राप्त करना में महत्वपूर्ण समय बर्बाद किया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 26 क्या कहता है, देखो,
ये फिर से एक मिलान आ गई है। तो सबसे पहले सुएज़ नहर का उद्घाटन कब हुआ था? तो सुएज़ नहर का उद्घाटन जो हुआ था वो हमारा 1869 में हुआ था, ठीक है। दूसरा है टिस्को की स्थापना। टिस्को जो है एक हमारा टिस्को एक संस्था है जिसका स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी हमारी? अंग्रेज़ों के टाइम पे 1881 में, ठीक है। महान विभाजन का वर्ष क्या था? 1921। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा है। ए का क्वेश्चन 3rd, तो क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विपणन घटक का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्पादन, प्रशासन, पैकेजिंग और परिवहन। तो मतलब उत्पादन, प्रशासन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिवहन, तो ये इसका घटक नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं हम। तो ये आपसे एक मार्क्स में ये आपका पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको भारतीय कार्यबल में बढ़ती युवा महिला भागीदारी का कोई एक महत्व बताना था। तो बढ़ती युवा और महिला की भागीदारी का एक महत्व, जैसे कि आपका जीडीपी में ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, रोजगार में समान अवसर प्राप्त होंगे। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन था कि किन्हीं 2 क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिनमें भारतीय गुणवत्ता रोजगार सृजन के लिए आवश्यक माना जाता है। तो कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे? पहला आपका एक तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका विनिर्माण क्षेत्र। इसमें अगर आप निवेश करेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, तो आप में हमारे देश में जीडीपी में वृद्धि होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताइए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसके अंदर किसी किसान, किसी मजदूर को केवल कुछ समय के लिए ही काम मिलता है और उसके बाद वो बेरोजगार होता है, ठीक है। जिसमें अगर किसी मौसम के हिसाब से उसे काम मिल रहा है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने ये देखिए, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये केस बेस एक क्वेश्चन था। इसमें बताना था कि ये कौन सा उदाहरण है, औपचारिक क्षेत्र का या अनौपचारिक क्षेत्र का। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। इसमें हम ये 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए थे। ये 34 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं और मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।